रिंकू, आंचल, पल्लवी, सूरज। ओके, सब लोग कैमरा ऑन करिए, सब लोग कैमरा ऑन करिए, तभी आगे हम शुरू ही करेंगे। और जो लोग कैमरा बंद रहेगा उनको आगे अटेंडेंस नहीं करने वाला। वैष्णवी, सतीश, अभिनव, कृष्णा, कैमरा ऑन किया फिर बंद कर दिया। कैमरा ऑन करो। सब लोग कैमरा ऑन करो, सब लोग कैमरा ऑन करो। जिनको नहीं ऑन करना है आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं। कितना टाइम लगेगा सबको कैमरा ऑन करने में? सनाया, मुस्कान, सतीश, संगीता, रुचि, चंदन, शुभम, जिस भी सेट को, जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक को तुम पढ़ोगे उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स है। उस सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पे आपको सारा का सारा जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है वो करना होता है। और उसमें ये होता है कि क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से दिया हुआ है, या फिर जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे जो कैलकुलेट करना है वो इंफॉर्मेशन किस तरह से लिंक्ड है। सिर्फ ये अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 से 2 मिनट मैक्सिमम टाइम लगेगा। बट हाँ, आपको यही देखना है कि वो लिंक क्या है जिससे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, या फिर जो कनेक्टेड इंफॉर्मेशन है। और जब भी हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बताते हैं तो हर बार ये चीज मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या कनेक्टेड इंफॉर्मेशन है, क्या रिलेटिव इंफॉर्मेशन है। मैंने ये टर्म आपको डिफाइन करके बताया है। दिस रिलेटिव इंफॉर्मेशन से ये कैलकुलेशन कर सकते हो। संदीप, ये बताया है या नहीं, ये बताओ तो जरा। कौन सा रिलेटिव इंफॉर्मेशन है, किस तरह से बनाना है, ये बताओ। मैंने बताया है या नहीं? इनिशिएटिव कैसे लोगे क्वेश्चन का? मैम बताए हैं मैम। अब ये इनिशिएटिव जब पता है और 1 से 2 मिनट में सारा क्वेश्चन बता दिया जाता है, सारा ही क्वेश्चन बन जाता है। जो भी आपको क्वेश्चन, या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बात करो या फिर किसी भी टर्म में, या फिर प्लेसमेंट वाला, या फिर कंपनी बेस्ड एग्जाम, सब में वही चीज, सब में आपको मैक्सिमम टाइम हमेशा लिमिटेड दिया जाता है। कभी भी एग्जाम का देखोगे तो उसमें यही रहता है, टाइम बहुत कम दिया जाता है। बस लिंक्ड इंफॉर्मेशन है वो बताओ, तो 1 से 2 मैक्सिमम मिनट होता है जिसमें क्वेश्चन सॉल्व होता है। 1 से 2 मिनट तुम एक क्वेश्चन पे नहीं दे सकते हो क्या? बताओ मुझे। मैम कोई कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो बनता ही नहीं है, तो बस समझ क्वेश्चन में नहीं, नहीं आता पढ़ने। कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है ना, सारा क्वेश्चन तो ऐसा नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आप बोल रहे हैं ना कि नहीं नहीं बनता है, नहीं सॉल्व होता है, तो यहाँ पे बस आपको ये देखना है। मैंने क्या कहा, जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो पूछ रहा है, जो चीज, यही चीज आप जो मैनेजमेंट में करते हैं। आप एक कुछ प्लान बना रहे हो, एक गोल डिसाइड किए हो, उसके जो गैप को फिल करना है, जो भी तरीका है उसको अप्लाई करो। मतलब आपको जो कैलकुलेट करना है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, उस गिवन इंफॉर्मेशन से जहां तक पहुंचना है उसका रास्ता निकालो। मतलब एक ब्रिज जो है, जो लिंक्ड इंफॉर्मेशन है उसको निकालो और उसके हेल्प से आप कैलकुलेशन करो।
या फिर उसके बेसिस पे रिजल्ट ले आओ, यही करना होता है ना। बस वही लिंक्ड इंफॉर्मेशन तुम्हें ढूंढना होता है उस क्वेश्चन में, और वो ढूंढना अगर आप जितने भी ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हो, सिर्फ वही ध्यान से पढ़ने से आपको पता चल जाएगा which information is linked with the result। ठीक है, अगर वो इंफॉर्मेशन तुमको मिल जाता है, वो क्वेश्चन का फर्स्ट 30 सेकंड जो होता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिटेशन होता है जब आप कैंपस प्लेसमेंट और ये सब की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो टाइम फैक्टर है। तो फर्स्ट 30 सेकंड आपको सिर्फ उसमें देना है कि वो कैसे सॉल्व होगा, या फिर क्वेश्चन में क्या है जो आपको, क्या पॉइंट की एलिमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन है, वो कैलकुलेट करके निकाल लो। सिर्फ 30 सेकंड, फर्स्ट 30 सेकंड सिर्फ इस क्वेश्चन में देना है। या फिर अगर आपको ज्यादा समय मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगर आप एवरेज 2 मिनट टाइम देते हैं क्वेश्चन पे, तो आपको फर्स्ट 30 सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने और समझने में लगाना है। नेक्स्ट 30 सेकंड आपको इसमें सोचने में लगाना है कि क्या है, इससे हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, और बाकी का जो 1 मिनट टाइम रख रहे हो तुम कैलकुलेशन के लिए, रिजल्ट के लिए रखो। अगर शुरुआत में इतना कर लेते हो ना, सिर्फ एक ये स्ट्रेटेजी बना के रखो, अगर 10 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन भी तुम बना लेते हो, तो नेक्स्ट 40-50 क्वेश्चन तुम 2 मिनट में अगर बनाते हो तो उसका हाफ टाइम अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, करके देखिएगा ये आप। लेकिन बस आपकी प्रैक्टिस, जब हम बोले ना शुरुआत का जो बेसिक टर्म्स है ना, तुम लोग यहाँ पे हमेशा क्या होता है, छलांग मारना शुरू कर देते हो, और यहाँ जो स्किप करते हो ना स्टेप, वही बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और शुरू में जो स्टेप अगर आप स्किप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, बहुत कुछ नहीं समझ में आया, अगर स्टेप को भी फॉलो कर रहे हो ना, बहुत सारा की पॉइंट सिर्फ स्टेप को फॉलो करके पता चल जाएगा, और उस स्टेप्स का हम मतलब डिस्क्राइब कर चुके होते हैं। अब उसके बाद वही, बस हम मुझे ये बताइए, आप शुरुआत में सिर्फ फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का टाइम नहीं दे सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे? बताओ मुझे, पहले ये बताओ मुझे। सिर्फ क्वेश्चन बनाने से, मैथमेटिकल टर्म का क्वेश्चन बनाने से आप क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व नहीं कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आपका आईक्यू भी डेवलप हो रहा होता है मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन ये चीज पता नहीं तुम लोगों के दिमाग में पता नहीं अभी तक गई ही क्यों नहीं। अच्छा एक बात मुझे ये बताना, कभी भी मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम जब आप सॉल्व कर रहे हो या कोई थ्योरीज मैनेजमेंट का पढ़ रहे होगे, ऐसा कुछ हुआ है क्या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, कोई ऐसा डिसीजन बेस्ड है जो कि मैथमेटिकल पॉइंट्स को माइंड में बिना रखे लिया गया है? फाइनेंशियल टर्म के, सोशल टर्म के फिगर्स को लेके, या फिर कुछ भी ऐसा डिसीजन जो नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिया गया है, ऐसा कुछ है? कोई भी ऐसा सेक्शन तो मुझे नहीं लगता है कि है, जहां तक हम जानते हैं मैनेजमेंट को कोई भी थ्योरी डिराइव किया गया है मैनेजमेंट का, जो कि आप शायद पढ़े होंगे, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, गेम थ्योरी पे डिसीजन मेकिंग है, बहुत सारा टर्म्स है, सारा कुछ मैथमेटिकल ग्राउंड पे ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, पूरा का पूरा मैनेजमेंट। उसके बाद भी तुम उस चीज को हमेशा नेग्लेक्ट कर रहे हो, और पता नहीं ये हमेशा ही तुम लोगों का की तरफ से रहता है। कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, और कुछ लोगों का तो है पता नहीं है ही क्या है, मालूम ही नहीं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पूरा जो भी एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ही को, वो किस चीज को ध्यान में रख किया जाता है, ये बता सकते हो मुझे? अभिनव, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किस पे डिपेंडेंट है, ये बताइएगा मुझे। मैम डेटा पे। डेटा पे, और डेटा क्या है? अभिनव कहाँ चला गया? डेटा पे है ना सारा का सारा, जहां से भी आप ला रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ सोशल कॉन्टेक्स्ट को आप रख सकते हैं, उसको उसको लाइट में रख के कहीं ना कहीं बनाया जाता है, डिसीजन जो भी लिया जाता है उसको दिमाग में कहीं रखा जाता है कि सोशल क्या स्ट्रक्चर है, क्या ये है, बट अल्टीमेटली तो वो डेटा पे ही बेस्ड है, मार्केट एनालिसिस डेटा पे ही बेस्ड है। और वो डेटा को किस तरह से कैसे रिलेटेड है, क्या टर्म्स है, अगर ये चीज नहीं समझ में आएगा तो
आप जो भी डिसीजन लेंगे वो हमेशा डाउटफुल ही रहेगा कहीं ना कहीं। तो वेरिएबल्स आपस में कैसे रिलेटेड है, कौन सा इंफॉर्मेशन किस पर्टिकुलर टर्म से रिलेटेड है, अगर ये चीज समझना है तो कहीं ना कहीं ये लॉजिकल स्ट्रक्चर, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप सारा क्वेश्चन सॉल्व करो। सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने कहा भी नहीं है, लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था, याद है, कि हर टाइप का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करो। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, कोई पर्टिकुलर टाइप फिक्स स्ट्रक्चर का अगर क्वेश्चन है तो एक पर्टिकुलर, जैसे एक्स का वर्किंग, जैसे टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें एक्स का वर्किंग एफिशिएंसी दिया है, वाई का वर्किंग एफिशिएंसी दिया है, कंबाइंड वर्किंग एफिशिएंसी पूछ रहा है। तो अब इससे 50 क्वेश्चन बनाइएगा तो क्या आईक्यू बदल जाएगा? कुछ नया, बहुत कुछ डेवलप होगा? बहुत नहीं होगा। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो सकता है उससे, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब क्वेश्चन में वेरिएशन आएगा, थोड़ा चेंज आएगा, तो क्या होगा, फिर से कुछ अलग तरह से उसी चीज को समझोगे, और वो चीज जो नया टर्म आपके दिमाग में लाएगा वो क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिव, या फिर पहले से जो नॉलेज है उसको ज्यादा स्टैंडर्ड बना देगा, ज्यादा इफेक्टिव बना देगा, क्योंकि आपने दूसरे तरीके से भी सोचना शुरू कर दिया है जहां लिंक्ड इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो यही चीज हम बताना चाह रहे हैं बस आपको, कि आप क्वेश्चन के अलग अलग सेट ऑफ वेरिएशन को बस दिमाग में रख के जो फिक्स रूल है उसको फॉलो करके बस समझो क्या है, क्योंकि उसका जो लॉजिक समझ में आएगा ना, वही अल्टीमेटली काम आने वाला है। क्योंकि जो भी आप थ्योरीज पढ़ते हैं, जो भी सोशल थ्योरी की बात करो, मैनेजमेंट थ्योरी की बात करो, आईटी थ्योरी की बात करो, वो सब उसी लॉजिकल कंपोजिशन पे बेस्ड है, जो कि अभी मैथ्स वाला सिंपल 10th तक जो है वो उसी लॉजिक पे बेस्ड होता है। उसका हायर लेवल जब हम जाते हैं तो किसी पर्टिकुलर ब्रांच को कहीं ना कहीं बनाता है वो चीज, उसके पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक की बात करें तो वो किसी पर्टिकुलर ब्रांच को डेवलप करता है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर सबका कंबाइंड टर्म देखिएगा तो वो वही है जो बेसिक स्ट्रक्चर टिल 10th तक आप पढ़े हैं। वो सिर्फ सोचने का क्षमता डेवलप करता है। आप कहीं भी अगर एग्जाम वगैरह में देखते होंगे तो जो मैथमेटिकल टर्म्स ये सब आप लिखते हैं उसके एग्जाम में उसका टॉपिक का नाम क्या दिया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए वो क्या लिखता है, एप्टीट्यूड, यस मैम। टेस्ट लिखता है। एप्टीट्यूड टेस्ट लिखने का मतलब क्या है, क्या मेजर कर रहा है वो, क्या मेजर कर रहा है? एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या हुआ, बताओ, बोलो। क्या हुआ बताओ? सब मैनेजमेंट के बच्चे हो और एप्टीट्यूड नहीं पता तुम लोगों को? तुम लोगों को मैनेजमेंट से उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। बताओ, एप्टीट्यूड का मतलब नहीं पता तुम लोगों को? अच्छा, स्किल का मतलब पता है? यस मैम। यस मैम। स्किल पता है, एप्टीट्यूड नहीं पता? ठीक है, गूगल पे सर्च करो, बहुत गूगल पे सर्च करते हो, करो। एबिलिटी मैम। एप्टीट्यूड एबिलिटी बोल सकते हैं, बट और देखिए, सर्च करिए क्या आता है। पूरा जिंदगी जब गूगल पे सर्च करके निकाल ही रहे हैं तो देखिए एक बार, कुछ अच्छा चीज भी देख लो। मिला? नेचुरल मैम। हाँ, नेचुरल। एप्टीट्यूड का रुचि मतलब परीक्षा मैम। रुचि परीक्षा, सबको अलग अलग मिलेगा। अच्छा, और कुछ? संदीप, तुम्हारा क्या आया? अभिनव, मुकुल? तार्किक जांच मैम। तार्किक जांच, रीजनिंग होता है वो तो, आई थिंक। नेचुरल एबिलिटी दे रहा है। नेचुरल एबिलिटी, हाँ अच्छा ठीक है। मुकुल क्या आया? मैम हम लोग का एबिलिटी या स्किल चेक करता है कि कितना जल्दी हम प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। हाँ, हम लोग का स्किल देखना चाहता है। स्किल, इन शॉर्ट स्किल बोल सकते हैं। यस कौशल मैम। ही हुआ, कहा कहीं कहा जाए तो। संदीप क्या आया, चेक किए?
अनम्यूट करके बोलो। मैम एबिलिटी तो देखा जाता है। एप्टीट्यूड वर्ड बोले ना, एप्टीट्यूड वर्ड को ही सर्च किए थे ना आप। Yes मैम। आप तो क्या है एबिलिटी? Yes में एबिलिटी है, नेचुरल टैलेंट। ठीक है, नेचुरल टैलेंट, एबिलिटी, कौशल, यही था ना। और क्या था? अनिता क्या कुछ बता रही थी? सॉरी, ये अमन, रोल नंबर 4 क्या बता रहे थे? कहाँ चला गया? रोल नंबर 4 मैम अरमान है। एक्सपीरियंस भी होता है क्या मैम? क्या? एक्वायर्ड थ्रू द लैब एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एंड स्टडी, ये सब भी होता हाँ, है। तो वो सब का मतलब इन शॉर्ट कौशल ही हुआ, जो आप स्किल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौशल ये हो जाता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर टाइप के ट्रेनिंग को लेके जब तुम कुछ करते हो तो उसको स्किल वर्ड्स के लिए इस्तेमाल करते हो, यही है ना? मतलब यही है शायद। आप कुछ ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ सपोज टाइपिंग सीख रहे हैं, तो टाइपिंग में आपका बहुत अच्छा स्पीड है, बहुत एक काइंड ऑफ स्किल है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक काइंड ऑफ स्किल है। सो इट इज अ काइंड ऑफ स्किल। जब आप स्किल वर्ड होते यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग टाइप का टर्म आता है। जब आप एप्टीट्यूड वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब भी वही कौशल होता है, बट विथ दैट मेंटल एबिलिटी आप किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज होता है। मतलब मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस, काइंड ऑफ ऐसा हो। लेकिन ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस और बहुत ज्यादा टर्म नहीं होता, वही हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड की बात हो जाती है। तो इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ स्किल। ठीक है, एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलो इस चीज को, या फिर एक लॉजिकल थॉट के थ्रू प्रॉब्लम ये नहीं मिलेगा कि आपको आईटी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बट कैसे हैंडल करना है ये चीज समझ में आ जाता है। और बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है, आंसर बहुत मतलब समझो क्लियरली विजिबल होता है। जैसे आपने क्वेश्चन में ऐसे भी बहुत सारा क्वेश्चन देखा होगा, मैंने आप जो इस ग्रुप पे पढ़ाया है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी मिला है आपको जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन ही आप डिस्कार्ड कर देते हैं कि ये आंसर नहीं होगा, ऐसा कुछ आंसर होता है। तो अब आपको पूरा प्रोसेस के थ्रू सॉल्व नहीं करना है उस क्वेश्चन को। करते हैं वहां पे हम कभी कभी ऑप्शन से डिस्कार्ड करते हैं ना वैल्यूज को। जब हम लोग ऑप्शन के बेसिस पे डिस्कार्ड करते हैं तो हम वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं एग्जैक्टली, बट हमारा कहीं ना कहीं ये एबिलिटी बताता है कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे देख रहे हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उस प्रॉब्लम को देखने के बाद मेरे दिमाग में क्या आ रहा है। ठीक है, और उसको हम हैंडल करने का क्या क्या तरीका सोच सकते हैं, ये होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। या फिर इसको ऐसे कहो, इट इज अ स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इज अ वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। अब ये चीज एक्चुअल लाइफ में बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल है। इससे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सिर्फ सॉल्व नहीं होता, ये आपके माइंड पे लॉन्ग टर्म तक वर्क करता है। हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो कंप्लीटली मैथमेटिकल टर्म्स, बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं है ये मैथमेटिक्स का पार्ट। आप लिखते हो मैथमेटिक्स, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट जो प्योर मैथमेटिक्स कहा जाता है वो नहीं है। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना, ये एक हायर लेवल मैथमेटिक्स नहीं है, ये सिंपल टर्म्स है जो आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और आपको पता है, अब अच्छा एक बात बताओ, आप 10 रूट लेते हैं, 10 अलग अलग तरीके से एक काम कर सकते हैं, तो एक सबसे शॉर्टेस्ट तरीका काम करने का क्या है, ये आप काम करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। अब इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, लॉजिक मैथमेटिक्स का इन्वॉल्व है, बट आप कर क्या रहे हैं, सिंपली डिसीजन मेकिंग। एक आपका एबिलिटी शो कर रहा है सिर्फ सॉल्व करने का प्रॉब्लम। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और सिर्फ इसलिए इसको अभी जो पढ़ रहे हो, सिर्फ पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ रहे हो, तुम इसको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ रहे हो, बट ये एक्चुअल में एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। ये डिसीजन मेकिंग का एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। हर एक क्वेश्चन जो है वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को डेवलप करने वाला है, और तुम वो चीज लूज कर रहे हो बिकॉज ऑफ सिर्फ आप सर्च कर रहे हैं और सिर्फ आपको सॉल्यूशन मिल जाता है,
तो आप अपने माइंड को कहीं ना कहीं बेकार कर रहे हैं एक ढंग से, क्योंकि आपका सब सोचने का काम जो है ना वो गूगल कर रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने दिमाग को एक ढंग से रिटायर कर रहे हैं। तो जब एक्चुअल डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम आपके पास आएगा और आपको जब अपने वर्किंग एबिलिटीज का जब कहा जाए कहीं ना कहीं वो देना होगा कि आप क्या कर सकते हो, कैसा टर्म है, तब आप सोचने के लिए ही कैपेबल नहीं होंगे, क्योंकि आप उस तरीके से कभी सोचे ही नहीं थे। ठीक है, मैंने ये बहुत कोशिश की है कि आप इस चीज को सिर्फ सोचो कि अल्टीमेटली मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कराने पे, तुम लोगों ने ये देखा होगा कि हर क्वेश्चन को सॉल्व कराने में मैंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है। हर क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करो ये नहीं कहा है, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन खुद ही एक्सप्लेन कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि इस तरह से इसमें सोचा जा सकता है और ऐसे होगा, ये एग्जाम्पल्स देके बताया है। और अगले क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये कहा है कि आप मुझे ये बताओ क्वेश्चन का इनिशिएशन कैसे करेंगे। मेरा मैक्सिमम जब भी मैंने क्लास लिया तो मैक्सिमम केस में मेरा क्वेश्चन यही होता है ना, जस्ट टेल मी कि इनिशिएट कैसे करेंगे, सॉल्व करना शुरू कैसे, कहाँ से करोगे, स्टेप कहाँ से उठाइएगा, यही था। और डिसीजन मेकिंग में लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा उसका, या फिर लास्ट से प्रीसीडिंग लास्ट रिजल्ट क्या आएगा, बताओ मेरा ये क्वेश्चन होता है या नहीं। और ये चीज तुम लोग सोचते ही नहीं हो, सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर सोचते हो, उस पूरे प्रोसेस को ही खत्म कर देते हो, जिससे आप कहीं ना कहीं अब खुद ही अपना डेवलपमेंट रोक रहे हैं। और ये चीज आपको ही समझना पड़ेगा। बोलो तुम लोग बताओ अगर हम गलत बोल रहे हैं तो। कहो कुछ कहना चाहते हो तो। अब एप्टीट्यूड का मतलब, एप्टीट्यूड टेस्ट हम दे रहे हैं, अभी क्या करना पड़ा, सबको सर्च करना पड़ा गूगल पे कि एप्टीट्यूड टेस्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। सुने सब है, एप्टीट्यूड टेस्ट में होता क्या है सबको पता है, लेकिन उसका मतलब क्या है ये पता ही नहीं। बताओ ये क्या था, मिसमैनेजमेंट का एग्जांपल है या नहीं। और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स और मिसमैनेजमेंट का तो कहीं उम्मीद नहीं कर सकते। बताइए मुकुल ये क्या था, गलत था या नहीं था। था मैम गलत। यही होता है, होता है कि ये क्या होता है उसमें पता है, ये वैल्यू पता है, लेकिन मतलब ही नहीं पता, टर्म्स ही क्लियर नहीं है। और टर्म्स क्लियर होना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू बाकी चीज आपको पता हो या ना हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज्यादा जरूरी है, आपको बहुत ज्यादा सॉल्व करना वो करना इन्वॉल्व होने का जरूरत नहीं है, नहीं भी करते हैं तो भी चल जाएगा, कम से कम समझ में आना चाहिए कि है क्या। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखो। और मुझे पता है बहुत लोगों को बहुत चीजें इसमें समझ में नहीं आने वाली, लेकिन जिनको समझ में आने वाला है वो इस चीज को समझो, सिर्फ ये एक तरीका है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को डेवलप करने का, जो तुमको हो सकता है अभी फील हो कि बहुत जरूरी आपके लिए नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे ही आप अपने लाइफ के हायर लेवल पे धीरे धीरे जाएंगे ना, आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगा। आप खुद ही देखते होंगे कि बहुत लोगों को आप एक ही प्रॉब्लम बताओ, एक ही प्रॉब्लम अलग अलग लोगों को दो, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कोई पता चलता है डिप्रेशन में चला जाता है, कोई हाइपरटेंशन में चला जाता है, कोई बहुत उसको कैजुअली लेता है, कोई बहुत उसको बहुत ज्यादा सोच के परेशान ही हो रहा है, भले डिप्रेशन में नहीं जा रहा हो। तो क्या होता है, हर लोग अलग अलग वे में रिएक्ट करते हैं, और जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं वो उनके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज पे ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क होता है। और ये चीज खुद डेवलप करना था। अगर हम ये बात समझे, आपको मैंने पहले भी कहा था, जैसे जैसे जनरेशन इंक्रीज कर रहा है ना, इस चीज की जरूरत ज्यादा है। पहले के डेज में अगर बात करो
तो अगर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज अगर किसी के पास नहीं है तब भी उसका लाइफ ना इजी गोइंग होता था। बट अगर आप आने वाले टाइम की बात करो तो ये चीज ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू प्रीवियस कुछ डिकेड्स की बात करें, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम चेंज कर रहा है ना, लाइफ जो है वो ज्यादा एक ढंग से कहा जाए तो डिस्ट्रक्टिव होता जा रहा है, समझो तो। पहले जो स्टेज था हमारे प्रीवियस जैसे चलते चले जाओगे, उनका लाइफ में भी प्रॉब्लम होता था, बट उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग होती थी आपके लाइफ के प्रॉब्लम से, सो उनका हैंडलिंग का वे भी अलग था। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे स्टेज चेंज होता है लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स बदल जाता है, और जैसे जैसे लेवल ऑफ प्रॉब्लम चेंज होगा वैसे वैसे डिसीजन मेकिंग जो वे है वो भी बदल जाएगा। मतलब पहले ये चीज इतने प्लान्ड वे में हर कुछ नहीं होता, अब क्या होता है हर कुछ प्लान्ड वे में होता था। पहले मैनेजमेंट कोर्स होता था क्या, पहले मैनेजमेंट कोर्स पढ़े थे, बीबीएम का नाम सुने थे कभी आपके दादाजी पापा बाबा कभी नो पूरे मैम, पढ़े थे? नहीं नो पढ़े थे, मैम। कॉमर्स क्योंकि तो वो बाद में मैम, हिस्ट्री नहीं और साइंस ये तब तो था मैम। ये था, तो वो था तो उनके पास जो प्रॉब्लम्स थी वो अलग थी। अब ये चीज समझा गया कि मैनेजमेंट क्या हो रहा है, एक हैंडलिंग वे चाहिए हमें, एक स्पेशलाइजेशन चाहिए उस सब्जेक्ट में जो उस चीज को हैंडल करे, तब ये कोर्स डेवलप हुआ ना, तब ये कोर्स इवॉल्व हुआ ना। बताओ ये कोर्स इवॉल्व होने का क्या रीजन था, क्योंकि इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आप ज्यादा सोचने की जरूरत है, अब इस लेवल पे हमें अलग से डिजाइन करने की जरूरत है, तब ये चीज डेवलप हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको ये चीज स्पेसिफिक ब्रांच ही क्यों डेवलप किया जाता, नहीं किया जाता। और इसी के लिए इसी मैनेजमेंट को चेक करने के लिए, उसको ज्यादा डेवलप करने के लिए, उस चीज को समझने के लिए ये कोर्स डेवलप किया गया। पहले ये कोर्स नहीं होता था, और बहुत सारा ऐसा चीज है जो पहले नहीं होता था। आपको जब उसी में स्पेशलाइज करने के लिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में स्पेशलाइज करने के लिए पूरा एक कोर्स ही डिजाइन कर दिया गया है, और तुम उस पूरे प्रोसेस को ही पीछे गैप कर दे रहे हो, तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ। बोलो, सब शांत क्यों हो गए? सब शांत। तुम कैसे सॉल्व करते हो, क्या करते हो, कम से कम सोचना शुरू करो, हम ये बोलना चाह रहे हैं। कम से कम एनालिसिस करना शुरू करो, ठीक है। और ये एनालिसिस करना, ये एनालाइज करना खुद आपका ही काम है, हमारा काम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम्स को आप हैंडल करेंगे, हम हैंडल करने नहीं जा रहे हैं। मेरी प्रॉब्लम्स को हम हैंडल करेंगे, तुम हैंडल नहीं कर सकते हो। चाह के भी कर सकते हो क्या? किसी दूसरे की प्रॉब्लम को, किसी दूसरे के सिचुएशन को देख के आप उसके पर्टिकुलर सिचुएशन में जाके उसको हैंडल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। खुद का प्रॉब्लम ही खुद को सॉल्व करना पड़ेगा, और ये टोटली इसी पे डिपेंड करेगा कि आप उस चीज को कैसे देख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बताओ क्या हुआ, मुकुल क्या सोचने लगे? तो कुछ नहीं मैम। कुछ नहीं सोच रहे हो अभी भी तो? खैर मुझे ये बताओ, क्या टॉपिक है जो तुम लोगों को पर्टिकुलर मैथ सेक्शन में एप्टीट्यूड टेस्ट में, क्या ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि आपको इंटरेस्ट ज्यादा है जिसमें, उसमें स्टडी कर सकते हो, मुझे वो बताओ, हम वो सेक्शन शुरू कर देंगे। मैम नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस,
ये सब क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर है, ये यस क्लियर है। तो क्या करना है ये बताओ। नंबर सिस्टम ये सब तो बोल रहे हो क्लियर है, जो नहीं कहे वो बताइए कि क्या है जिसमें इंटरेस्ट है, तो हम वो कर सकते हैं जिससे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो रहा हो, और फिर उसमें आप कंटिन्यू करके तो उसको आप ज्यादा अच्छे वे में हैंडल कर पाइए, और ज्यादा मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ो। बोलो। प्रॉफिट लॉस तो हमने किया था ना। यस मैम। यस मैम हो गया। हाँ ठीक है, तो उसमें तो कर चुके हैं। तो फिर और क्या टॉपिक है जिसमें तुम लोगों को लग रहा है, क्योंकि उससे शुरू करेंगे तो हो सकता है कि फिर आप ज्यादा एवरेज रेशियो मैम। रेशियो एंड एवरेज। एवरेज एंड रेशियो। ठीक है, और कुछ। मेंसुरेशन मैम। मेंसुरेशन किससे पूछता है, कौन से एग्जाम में पूछता है बताओ मुझे। मेंसुरेशन पूछा जाता है। बोलो क्या बोल रहे थे, बोलो तो बोलोगे तब तो पता चलेगा। मेंसुरेशन कौन से एग्जाम में आता है। कर सकते हैं मेंसुरेशन, लेकिन मेंसुरेशन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, उसमें हमको नहीं लगता डिसीजन मेकिंग का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। वैसे बताइए, अगर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जाम के हिसाब से आप बोल रहे हैं तो फिर हम करा देंगे। मैथ के टॉपिक के लिए सिर्फ बोल रहे हो तो फिर उसका जरूरत तो ऐसा नहीं होता है बहुत ज्यादा। मंजीत। रेशियो एवरेज पढ़नी। रेशियो एवरेज तो ठीक है, वो तो हम बोल रहे हैं करा देंगे। और बताइए भाई। मैम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट हाँ करा देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कर देंगे, वो करना भी है, लेकिन उसके लिए पहले बहुत कुछ था जो जरूरी था, उसको हम वो करा रहे। तो चलो और बोलो। इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है। मेंसुरेशन किसी ने कहा, बताओ मुझे मेंसुरेशन का बताओ ना पहले। मेंसुरेशन किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जाम में आता है जो आप बोल रहे हैं। मैम मेंसुरेशन का नाम भी नहीं सुने हैं। मेंसुरेशन का नाम भी नहीं सुना। जिस घर में आप रहते हैं उसका स्क्वायर एरिया क्या है, ये सब यही है मेंसुरेशन। एरिया क्या है उसका, पेरीमीटर क्या है, ये सब मेंसुरेशन में आता है। किसी भी प्लॉट का साइज स्क्वायर क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पे आता है, वो है मेंसुरेशन। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, क्यूब का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होगा, या फिर उसका पेरीमीटर क्या है। ज्योमेट्रिकल फिगर्स से रिलेटेड। हाँ ज्योमेट्रिक फिगर्स से आएगा वो। ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड जो टर्म है वो एरिया में, जैसे कहीं कभी इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो किसी ग्राउंड में आपको खड़ा कर दिया, जैसे जैसे मान लो ज्ञान भवन में गए थे। अब ज्ञान भवन में खड़े होकर बहुत लोग ये बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पूरे क्या बोला जाता है हॉल का एरिया क्या है, वो देख के बता देंगे। देख के एक अंदाजा लगा लेते हैं कितना एरिया है, कितना एरिया ये हो सकता है। ये हुआ एक, ये यहाँ पे डिसीजन मेकिंग इसमें काम आता है। जिस रूम में आप जिस क्लासरूम में बैठे हो, जिस रूम में बैठे हो, उस रूम का एरिया क्या होगा, कितने एरिया में ये बना हुआ है। आप खड़े जहाँ हो रहे हो उस शॉप का एरिया क्या है, ये देख के बता देता है बहुत लोग। तो और कुछ लोगों को क्या चाहिए, टेप मेजर चाहिए, नापेंगे इतना है, 1 इंच ये आधा इंच ऐसा सेंटीमीटर इतने फीट का है, इतना वो का है, तो वो नाप के बताएंगे बहुत लोग। और बहुत लोगों को वो देखते समझते आदत हो जाती है कि इतना अप्रॉक्स होगा। एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, एग्जैक्ट भी बता सकते हैं बहुत लोगों को अगर एक्सपीरियंस होता है तो फिर ऐसे आप एग्जैक्ट खड़े होकर यहाँ से बता दोगे कि कितना है।
तुम जिस क्लासरूम में बैठते हो उसका एरिया क्या होगा बताओ, है आइडिया? नहीं पता है? वो चीज देख कर समझ के बता देना, कहीं ना कहीं वो मेंसुरेशन का अच्छा जिसको नॉलेज होगा वो बता सकता है देख के। तो उसका जरूरत अगर किसी एग्जाम में है तो बताओ मुझे, मुझे तो नहीं दिखा है कहीं, इसलिए हम बोल रहे थे। सर्किल पे होता है बेस्ड, डिस्काउंट वाला टर्म है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और क्या बोल रहे थे, एवरेज। एंड एवरेज के साथ क्या टॉपिक था संदीप? एवरेज के साथ क्या टॉपिक बोल रहे थे? रेशियो में रेशियो एंड एवरेज। रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो मैंने बताया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से मैंने बहुत सारा क्वेश्चन कराया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कराया है ना? यस मैम। इससे जस्ट पहले टाइम एंड वर्क के पहले ही कराया था। यस मैम। ठीक है, तो हम क्या करें नेक्स्ट, एवरेज शुरू कर दें? बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, हम एवरेज बता आज से ही शुरू कर दें, अभी से सॉल्व करोगे? यस मैम, टाइम 10 मिनट ही बचा है। कोई बात नहीं, तुम लोग इतना स्लो स्लो बोलोगे तो फिर क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर शुरू करें, ये बोलना चाह रहे हैं? Yes, ma'am. मैम कॉन्सेप्ट को बस समझा दीजिए ना। ठीक है, एवरेज का कॉन्सेप्ट तो तुम लोगों को पहले से पता होगा, क्वांटिटेटिव मेथड्स में पढ़े ही हुए हो। मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड में जो मीन है वही एवरेज है। चलो, लेकिन मीन मीडियन मोड में जिस तरह का पूरा डेटा दिया होता था उस तरह का पूरा डेटा नहीं दिया होगा यहाँ पे। अब ये जो मैथमेटिकल टर्म मैंने कहा आप जो पढ़े थे, मैंने उस वक्त भी आपको बताया था, कुछ मैंने पढ़ाया था जब क्वांटिटेटिव मेथड्स, आपको बताया था कि ये जो है वो कंप्लीट मैथमेटिक्स टर्म नहीं है, दिस इज डेटा, बेस्ड ऑन डेटा। और क्वांटिटेटिव मेथड्स में हम पढ़ते हैं ये वो तरीका है जो आपके पास डेटा के टर्म में जब इंफॉर्मेशन होता है तो उसको कैसे यूज करना है वो इंफॉर्मेशन, वो बताता है क्वांटिटेटिव मेथड्स। एवरेज जो टर्म है वो ये सिंपल है, जिसमें तुम x बार पढ़े थे, x बार इज इक्वल टू पूरा ऑब्जर्वेशन को जोड़ दो, x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरह से जितने भी ऑब्जर्वेशन Ma'am, है sum of observation by total number of. डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर xn है तो यहाँ पे n से डिवाइड कर दिए, यही एवरेज है। अब इस तरह में जब क्वेश्चन होता है आपके पास, जो ये मैथमेटिकल और एप्टीट्यूड टेस्ट में जब क्वेश्चन आएगा तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा बहुत ज्यादा नंबर होता था जब आप क्वांटिटेटिव मेथड्स में पढ़ते थे, तो ये 10 20 50 ऐसे बहुत सारा डेटा दे दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे जब आप एवरेज इसमें पढ़ेंगे तो आपके पास ये बहुत सारा टर्म्स नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन में ये हो सकता है द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स कोई ले लीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये तीन नंबर्स का सम जो है या फिर तीन नंबर्स का जो एवरेज है, क्वेश्चन में मान लो दिया हुआ हो द एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज 30, ठीक है, द एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज 30, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है दैट टर्म डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 30। आप इसी टर्म को क्या किए, मैथमेटिकल फॉर्म में डिराइव कर दिए। कर सकते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एवरेज ऑफ थ्री नंबर, अब कौन सा थ्री नंबर है ये नहीं बोला है, लेकिन तीन नंबर्स का जब एवरेज निकालते हैं तो 30 आता है, और तीन नंबर के एवरेज का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। अब इसी टर्म को जब आप ऐसे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों को जब ऐड करोगे तो दैट इज इक्वल टू 90, लिखा जा सकता है। ये 3 इधर आ गया, बताओ लिख सकते हैं ये, यही टर्म आपका एवरेज। अब इस तरह, अब क्वेश्चन में क्या बोल देगा, इसके साथ ये बोल देगा
जब इसमें एप्टीट्यूड में आता है तब इस तरह से क्वेश्चन आता है, या फिर अब ये बोल देगा जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का दोगुना है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2 into x2 लिख सकते हो। पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का दुगना है, डबल है, तो लिख सकते हैं 2 into x2 is equal to x1। साइड में हम इधर लिख देते हैं, बताओ 2 into x2 is equal to x1, बताओ हो सकता है या नहीं। फर्स्ट नंबर जो है वो सेकेंड नंबर का डबल है, और ये बोल दिया जाए थर्ड नंबर जो है x3, थर्ड नंबर जो है वो सेकेंड नंबर का थ्राइस है, सपोज ऐसा बोल दिया जाए। थर्ड नंबर इज x3 और x3 जो है वो मिडिल नंबर का दुगना है, तो सॉरी 3 गुना है, 3 into x2। अब आप क्या लिखेंगे, यही चीज रिप्लेस कर दीजिए। x1 को हमने रिप्लेस कर दिया किससे 2x2 से, प्लस x2 एज इट इज, प्लस x3 जो है वो क्या है 3x2 है, तो 3 into x2। अब सब में वैल्यू क्या आ गया इधर, ये भी x2 है, ये भी x2 है, ये भी x2 है, ये वैल्यू है 90। 2x2 plus x2 plus 3x2, 3 to 5 and 6x2 is equal to 90। 6x2 is equal to 90 आ गया, so x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 मैम। 90 by 6, so 90 by 6 अगर सिंप्लीफाई करोगे तो जो आएगा वो वैल्यू है 15 हो जाएगा ना। यस तो मैम यही 15। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब जब तुम क्वांटिटेटिव मेथड्स में पढ़ रहे हो ना, वो बहुत लार्ज स्केल पे एक्सपेंशन है एवरेज का, और यहाँ पे बस उसी को क्वेश्चन को ट्विस्ट करके आपसे ये पूछा जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 नंबर का एवरेज इतना है और पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का दुगना है, सेकेंड नंबर का थर्ड नंबर जो है वो 3 गुना है, इस तरह से इंफॉर्मेशन दे दिया। अब बताओ कि मिडिल नंबर क्या होगा, या फिर यहाँ पे पूछ दे मिडिल नंबर क्या होगा, या फिर पूछ दे x1 क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 15, 15 into 2 30 हो जाएगा, सॉरी 15 into 2 हाँ 30 हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर पूछ दे कि x3 क्या है, तो बताओ क्या हो जाएगा 45। यही चीज आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी इसमें पूछा जाएगा तो एवरेज में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी एग्जाम का देख रहे हो तो देख सकते हो, देख के बता सकते हो। और या फिर आप लोग ये भी एक काम करिए कि जो भी एग्जाम्स आपको देना है उस एग्जाम का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कलेक्शन करो, वो कलेक्शन करके सॉल्व करके मुझे बताओ, या फिर उसमें से कुछ क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर पूछो, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डिजाइन सिलेबस यूनिवर्सिटी जैसा नहीं होता कि जो रिपीट होकर आएगा, एक ही जैसा आएगा, एक ही क्वेश्चन रिपीट होगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट होता है, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट होता है, ना कि क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू अब क्वेश्चन देखें। समझ में आया या नहीं, बताओ मेरी बात समझ आ रही है या नहीं। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इस चीज को करके मुझे बताओ, जो भी करने वाले हैं, जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले हैं, उसके क्वेश्चन के कलेक्शन लीजिए और उसको मुझे बताइए, पूछिए, क्योंकि यही टाइम है। सेकेंड ईयर में तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है और स्कोप है ये सब पढ़ने का, थर्ड ईयर में इतना टाइम नहीं होता है। सो अभी आपके पास ज्यादा समय है, फर्स्ट ईयर में थोड़ा पहले हो जाता है, सेकेंड ईयर में आपके पास प्रॉपर टाइम होता है और सही टाइम होता है, जो आपको अल्टीमेटली यूज भी करना है। आप इसी साल यूज करेंगे या फिर नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन थर्ड ईयर के बाद होता है प्रॉब्लम। थर्ड ईयर में आपके पास खुद ही सिलेबस, आपको अपने पेपर्स बहुत सारे पढ़ने होते हैं, उसके बाद ये सारा एडिशनल आ जाता है, तो ज्यादा बर्डन हो जाता है, इसलिए पहले ही पढ़ लिया करो इसको। अभी पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम है, सबसे ज्यादा अच्छा टाइम है। अगर इस बात को आप समझ गए अभी,
आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये चीज। यस ठीक है, इसको करके देखना, इसी पे सेम इसी पे लॉजिक पे आपका बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स पूछा जाता है, मैट्रिसेस वगैरह बहुत सारे एग्जाम में पूछा था। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा। सो इस सब के टर्म्स में कुछ वैल्यूज डाल दिया जाता है, फिर उसको सिंप्लीफाई करने बोला जाएगा। तो ये एवरेज वाले पे भी 2-4 क्वेश्चन होता है, बट इसमें लॉजिक याद रखना है। वही फॉर्मूला क्वांटिटेटिव मेथड्स वाला, जो टर्म जानते हो, जो कॉन्सेप्ट जानते हो, उसको बस जानते हो। और तुम लोग ये चीज पढ़े हुए हो, तुम्हारे लिए बेनिफिट ये भी है, अब उसको बस अप्लाई करना है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी एवरेज। और क्वेश्चंस कलेक्ट करके मुझे दिखाइएगा। ठीक है, ओके मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कलेक्ट करके रखना, ये तुम लोगों का काम है। आपके पास 2 दिन का समय है। चलो ठीक है फिर।